तो आज हम लोग क्लास 12th में हिंदी विषय में वितान भागदो से सिल्वर वेडिंग चैप्टर मनोहर श्याम जोशी जी द्वारा लिखा पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग कहानी बच्चों दो पीढ़ियों, दो जनरेशन के बीच जो गैप है, जो अंतराल है, उस अंतराल के बीच जो वैचारिक मतभेद है, विचारों में मतभेद समाज में आया है, इसकी बुनियाद पर लिखी गई ये कहानी है। आधुनिकता की ओर बढ़ता समाज एक और नई नई उपलब्धियों को तलाश रहा है, तो दूसरी तरफ मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने के लिए वाले जो मूल्य हैं वो धीरे धीरे निरंतर गिरते चले जा रहे हैं। एक तरफ समाज आधुनिक हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे रिश्ते, हमारी मनुष्यता, हमारे संयुक्त परिवार बड़ी तेज़ी से टूट रहे हैं, बड़ी तेज़ी से गिरावट पैदा हो रही है। इस कहानी का मूल केंद्र बिंदु जो भाव है, केंद्र भाव है, वो यही है। इस कहानी में दो एक आपको वाक्य बराबर मिलेंगे। ये दोनों वाक्य जो है जुमले के रूप में प्रयोग किए गए हैं। एक वाक्य है जो हुआ होगा और दूसरा वाक्य है सम हाउ इम्प्रॉपर। जो हुआ होगा का मतलब इस कहानी में ये है, बार बार ये जुमला आता है कि यथा स्थिति बनाए रखना, यानी जैसी स्थिति है वैसी ही रहे, हम उसे समझौता कर लें। और दूसरा जो सम हाउ इम्प्रॉपर है, उस सम हाउ इम्प्रॉपर का मतलब ये हुआ कि अनिर्णय की स्थिति, यानी डिसीजन न लेने की स्थिति, निर्णय न लेने की स्थिति है। इन दोनों जुमलों के बीच सम हाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा के बीच इस कहानी में, यानी सिल्वर वेडिंग कहानी में जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन पात्र हैं इनके, यशोधर बाबू, इन दोनों जुमलों के बीच उनके भीतर द्वंद्व चलता है। द्वंद्व चलता है यानी दोनों विचारधाराएं बराबर टकराती हैं और टकराते हुए फिर वो इस स्थिति में नहीं अब सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसी खुशी है, ये कैसी तरक्की है जो इस कहानी में उनके बच्चों को मिली है, कि जो तरक्की, जो खुशहाली अपने को पराया बना दे, अपने लोगों को अपने से दूर कर दे, ये तरक्की किस काम की, ये आधुनिकता किस काम की, ऐसा विकास किस काम का जो हमारे रिश्तों में दरार पैदा कर दे, हमारे रिश्तों में खटास पैदा कर दे, इस तरक्की से क्या फ़ायदा। ये इस कहानी का मूल संदेश है जिसको मनोहर श्याम जोशी जी दे रहे हैं अपनी कहानी सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग का मतलब आप जानते हैं कि जब हमारे यहाँ किसी के विवाह का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो वो जो एक फंक्शन करता है, जो एक उत्सव मनाता है, सेलिब्रेशन करता है, उसी को सिल्वर वेडिंग कहते हैं। ये सिल्वर वेडिंग का मनाए जाने की जो परंपरा है, ये परंपरा हमारी भारतीय परंपरा नहीं है, ये विदेशों से आई हुई अंग्रेज़ों की परिपाटी की परंपरा है। इसलिए आधुनिक समाज में तो लोग तेज़ी से इसको मना रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने पूर्वज हैं वो ऐसे परंपराओं से बड़ा दूर रहते हैं। ऐसी परंपराओं में, ऐसे सेलिब्रेशन में, ऐसे त्योहारों में, ऐसे फंक्शन में वो अपने आप को बड़ा उपेक्षित महसूस करते हैं। कहानी का जो कथानक है वो ये है कि इस कहानी में एक परिवार है जिसके मुखिया हैं यशोधर बाबू, जिनको वाईडी पंथ भी कहते हैं। उनके दो बेटे हैं और एक बेटी है और पत्नी है। ये कुल 5 लोगों के परिवार का मामला है इस कहानी में। और होता क्या है कि वाईडी पंथ पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, नौकरी की तलाश में वो घूमते घूमते दिल्ली आते हैं और दिल्ली में उन्हीं के गांव के एक किशनदा हैं
जो दिल्ली में रहते हैं और सरकारी दफ्तर में ऑफिस में काम करते हैं और सरकारी आवास में वो रहते हैं जो उनको मिला हुआ है, उनकी विशेषता ये है कि वो अपने गांव से आए हुए बच्चों को, गांव से जो लोग रह रहे हैं दिल्ली में, विशेषकर पहाड़गंज इलाके में, उन सभी से उनका मिलना जुलना होता रहता है और वो समय समय पर जो उनके कुमायूं क्षेत्र के, पहाड़ी क्षेत्र के त्यौहार हैं, रिवाज हैं, पर्व हैं, रस्में हैं, उन सबको कीर्तन भजन के माध्यम से बुलाते हैं और अपने घर पर उन सारे त्योहारों को वह मनाते हैं। कहने का अर्थ ये कि पूरी भारतीय परंपरा किशन दास के जीवन में रची बसी हुई है और उसी भारतीय परंपरा में, अपनी लोक परंपरा में ही उनका जीवन धीरे धीरे कटता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है। इसी में नौकरी की तलाश में उनके पास उन्हीं के गांव के यशोधर बाबू जी आ जाते हैं। यशोधर बाबू को वो अपने घर रखते हैं और उनको सांत्वना देते हैं कि तुम मेरे पास रहो और जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं मिल जाती तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम मेरे घर रह करके खाओ पियो आराम करो और मैं तुमको नौकरी कहीं न कहीं से तुम्हारे लिए तलाश करके तुमको नौकरी दिलवाऊंगा। होता ये है कि वो अपने ही दफ्तर में, अपने ही ऑफिस में देखते हैं कि एक 4th क्लास की जगह खाली है और उसी 4th क्लास की 4th श्रेणी के पद पर यशोधर बाबू को समय देखकर उनको मौका मिलता है तो ले जा कर के उनको नौकरी दिलवा देते हैं। नौकरी दिलवा देते हैं, यशोधर बाबू नौकरी करने लगते हैं। लेकिन यशोधर बाबू चूँकि किशन दास के साथ रहे हैं, किशन दास के पास रहे हैं, इसलिए किशन दास के सारे गुण उनके अंदर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हस्तांतरित होते हैं और पूरे वही संस्कार, वही गुण ले कर के यशोधर बाबू भी अपना जीवन जीते हैं। जैसे समय का एकदम पक्का होना, टाइम से अपने दफ्तर जाना, टाइम से अपने दफ्तर के काम को निपटाना, काम में कोई चोरी न करना, काम में पूरा परफेक्ट और ईमानदारी से अपने काम को करना, एक भी मिनट कम हो तो दफ्तर छोड़ के निकलना नहीं, बल्कि दफ्तर का टाइम, ऑफिस का टाइम जब ऑफ होता है, समाप्त होता है, तो उसके 1-2 मिनट के बाद ही वो वहाँ से निकलते हैं। इन सारी बातों को ले कर के फिर यशोधर बाबू जब नौकरी पा जाते हैं, उनका शादी विवाह करते हैं। शादी विवाह कर कर के वो दिल्ली में रहने लगते हैं। होता क्या है कि एक दिन ऐसा होता है कि यशोधर बाबू जो है वो अपने दफ्तर गए हुए हैं और समय से ही वो अपने दफ्तर पहुंचते हैं। शाम को दफ्तर से छुट्टी होने वाली है और उन्हीं के दफ्तर के 2 लड़के, एक का नाम चड्ढा है और दूसरे का नाम मेमन, वो उनसे हंसी मजाक करते हैं और हंसी मजाक करते हुए कहते हैं कि आपके चूनेदानी में यानी घड़ी में क्या बजा है। तो वो घड़ी देखते हैं और घड़ी देख करके उनको बताते हैं कि ये घड़ी 25 साल पुरानी है, लेकिन आज भी टाइम जो है वो मिनट दर मिनट बिल्कुल करेक्ट बताती है। ज्यों ही ये बात कहते हैं तो दफ्तर का लड़का जो चड्ढा है और मेमन है वो सब पूछते हैं कि कैसे इसको 25 साल हो गया। वो बताते हैं समय और उस समय से जोड़ करके वो सब हिसाब लगा देते हैं और हिसाब लगा के बताते हैं कि आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है और सिल्वर वेडिंग यानी आपकी शादी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। आपको कुछ खर्च करना चाहिए, कोई पार्टी करनी चाहिए इस अवसर पर कि आज आपके विवाह का 25 वर्ष पूरा हो गया है। यशोधर बाबू कहते हैं कि अरे यार ये सिल्वर वेडिंग वगैरह क्या है, ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा मनाए जाने वाले ये सब चीज़ें हैं, मैं इन पर विश्वास नहीं करता, मैं इन सब चीज़ों को नहीं मनाता हूँ। लेकिन नहीं, लड़के जिद कर लेते हैं। जिद कर देने पर वो कहते हैं ठीक है, उनको 10 रुपए का नोट निकाल करके देते हैं कि लो तुम लोग जाओ, लड्डू मठरी चाय इत्यादि खा लेना अगर ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। बच्चे फिर नहीं मानते हैं
तो उनको 10 का एक और नोट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम लोग जाओ, कुछ अपना सेलिब्रेट कर लो, कुछ नाश्ता पानी कर लेना, लेकिन मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। फिलहाल वहाँ से मेमन और चड्ढा और उसके स्टाफ के 2 एक लोग वो पैसा लेकर यशोधर बाबू का चले जाते हैं और अपना चाय पार्टी करते हैं। यशोधर बाबू वहाँ से घर के लिए चलते हैं, घर वापस आने के लिए। लेकिन आज दफ्तर से जब यशोधर बाबू घर की तरफ चल रहे हैं तो न जाने क्यों उनके पैर आगे बढ़ नहीं रहे हैं, न जाने क्यों उनका दिल बहुत भारी हो रहा है। और उनका रोज़ का ये यात्रा रहती थी कि रोज़ जाते थे घर जब, तो रास्ते में उनको बिरला मंदिर मिलता था। बिरला मंदिर में वो बैठते थे, भजन कीर्तन करते थे, फिर शाक सब्जियां लेते थे और उसके बाद वो घर जाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी। लेकिन रास्ते में आज जाते हैं बिरला मंदिर में, तो बिरला मंदिर जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा पूजा पाठ में। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं पर कोई प्रवचन कर रहा है, उस प्रवचन में जनार्दन शब्द आ जाता है। जनार्दन उनके जीजा जी का भी नाम है और उनको अपने जीजा जी की याद आ जाती है और याद आती है कि उनकी तबीयत ख़राब है, मुझे उनसे मिलने अहमदाबाद जाना चाहिए, लेकिन आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, पत्नी ये लोग मिल करके मुझे जाने नहीं देंगे, रोकेंगे क्योंकि आने जाने में खर्च लगेगा, और ये सारी बातें वो सोच रहे हैं। वहीं बिरला मंदिर में ही वो बैठकर गोरखपुर गीता प्रेस की किताबें भी पढ़ते हैं, जो धार्मिक किताबें हैं। लेकिन आज इन सारे दैनिक कार्य में उनका मन नहीं लग रहा है। इधर दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि घर पर उनकी पत्नी, बड़ा बेटा, छोटा बेटा और बेटी। बड़ा बेटा यशोधर बाबू का एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता है, छोटा बेटा जो है वो IAS की तैयारी कर रहा है, बेटी जो है वो अमेरिका स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करने के लिए जाना चाहती है, और विवाह करने के लिए यशोधर बाबू कहते हैं तो अभी विवाह करना नहीं चाहती है, वो और पढ़ना लिखना चाहती है। ये सभी मिल करके घर पर आज यशोधर बाबू के सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं शादी की 25वीं वर्षगांठ को मनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, बिना यशोधर बाबू को बताए। क्यों? क्योंकि देखता है उनका बड़ा बेटा जो विज्ञापन कंपनी में काम करता है, 1500 महीने तनख्वाह पाता है, पैसा भी वो अपने पास रखता है, अपने कमरे में टीवी लगा रखा है, अपने कमरे में आधुनिक सुख साधन के सामान रखा है, वह उसको अपने इस्तेमाल करता है, परिवार के और सदस्यों को इस्तेमाल करने पर वो खुश नहीं होता है। तो वो देखता है कि मुझे, और बेटी देखती है, उनका छोटा बेटा देखता है कि अगल बगल के लोग तमाम बर्थडे, सिल्वर वेडिंग और तमाम कौन से त्यौहार जो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ छोड़ दिए गए हैं उनको मना रहे हैं, और हमको लोग बुलाते हैं और हम लोग उनके घर जाते हैं। इस तरह से वो लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, उनका आधुनिकीकरण हो गया है, और हम लोग ये नहीं मना रहे हैं, बहुत पिछड़े हैं, हमको लोग बैकवर्ड समझते हैं, पिछड़ापन समझते हैं, इसलिए हमको भी मनाना चाहिए। और अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को, अपने दफ्तर के लोगों को बड़ा बेटा सोचता है बुलाना चाहिए, और ये समाज में शो करना चाहिए कि नहीं, हम भी आधुनिक हो गए हैं, हम भी आधुनिकता की ओर हमारे भी कदम बढ़ चुके हैं, समाज के साथ हम हो गए हैं। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि ये आधुनिकता की बढ़ती दौड़ में हम कहाँ अपने मनुष्यता के रिश्ते को छोड़ते चले जा रहे हैं, अपनों के बीच हम कैसे पराये होते जा रहे हैं, इसकी बिना चिंता किए वो बेटा बेटी उनका ये काम करते हैं। और बच्चों, यही समाज की भी दशा है। आप अपने अगल बगल झांकेंगे, देखेंगे तो आपको इस कहानी के माध्यम से समाज का दर्पण भी उसी रूप में दिखाई दे रहा है। फिलहाल यशोधर बाबू घर पहुंचते हैं, देख रहे हैं कि घर सजा हुआ है बैलून से, गुब्बारे से, तमाम रंग बिरंगा, और तमाम मेहमानों की गाड़ियां आ जा रही हैं। समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया गया है। घर पहुंचते हैं, देखते हैं बड़ा बेटा किसी मेहमान को रिसीव कर रहा है, किसी को छोड़ रहा है, मिलजुल रहा है, लोग उपहार ला रहे हैं, दे रहे हैं। यशोधर बाबू जब घर पहुंचते हैं तो बच्चे और पत्नी जो है नाराज़ होने लगती हैं कि तू इतना देर आज भी कर दी, आज भी आपको लेट आना था, आज ही आपको लेट आना था, इतना लेट आ पाए।
यशोधर बाबू भीड़ को देख करके परेशान हैं। वो धीरे से दबे पांव घर के अंदर जाते हैं और भीड़ से किनारा कट करके चले जाते हैं पूजा घर में, और सोचते ये हैं कि जब ये लोग सब चले जाएंगे तब मैं निकलूँगा। वो अपना चले गए, पूजा घर में पहुंच गए। इधर लोग कहते हैं कि ठीक है, किसी को इग्नोर भी नहीं करते हैं। जो लोग मिलते जुलते उनसे कहते हैं कि अच्छा है, आप लोग एंजॉय करिए, आप लोग इसको सेलिब्रेट करिए, मैं अभी आता हूँ नहा धो करके पूजा पाठ कर करके। लेकिन ये कहना उनका सच में नहीं था कि नहा कर बड़ी जल्दी आ ही जाएंगे। ये उस पार्टी से, उस सिल्वर वेडिंग से, उस विवाह की 25वीं वर्षगांठ से अपने को किनारा करने का एक तरीका था कि वो कह रहे थे कि मैं जा रहा हूँ। वो चले जाते हैं पूजा घर में, अपने बैठे रहते हैं। लोग चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो अपना धोती वोती लपेटे हुए पूजा घर से बाहर आते हैं। आने के बाद में सब बच्चे उनको मिल कर करके केक काटने का प्रयास उनसे कहते हैं करिए, लेकिन वो केक नहीं काटना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि केक में अंडा पड़ा हुआ है, मैं इसको काटूंगा नहीं और न खाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल उसको बच्चे कटवा देते हैं, वो खाते नहीं हैं और लोगों को सेलिब्रेट बांटा जाता है, लोग खाते हैं, लेते हैं। फिर क्या होता है कि तमाम तरह के उपहार आए हुए हैं। उसी उपहार में उनका बड़ा बेटा उनको एक उपहार देता है, गाउन, और कहता है इसको पहनिए आप। बेटी जाती है दौड़ करके उनका कुर्ता पजामा ले आती है और कहती है कि नहीं, ये धोती आप खोल के कुर्ता पजामा पहन के इसके ऊपर गाउन पहनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। गाउन वो पहनते हैं और पहनने के बाद में बेटा साथ में भी कहता है ये गाउन मैं इसलिए ले आया हूँ कि आप सवेरे उठ कर के जाते हैं तो जाते समय आपको ठंडक लगती है, और अब ठंडक नहीं लगेगी, इसको पहनकर आप जाएंगे और आप जा कर के दूध भी लेते आएंगे उधरी से, मुझे नहीं जाना पड़ेगा दूध लाने के लिए। अब जब ये कहता है कि दूध भी आप लेते आएंगे, इस बात पर उनका मन दुखी हो जाता है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि बेटा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मुझे जो उपहार दे रहा है उस बहाने भी मुझसे बुढ़ापा में एक काम लेने के लिए कह रहा है। और कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसमें क्या है, यशोधर बाबू ये चाहते हैं कि नहीं, ये समाज, मैं अगर बुजुर्ग हो गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे सम्मान दे, मुझे उचित सम्मान दे, परिवार के लोग सम्मान दें। लेकिन नहीं, बच्चे, बेटी, बेटा और पत्नी सब आधुनिक हो गए हैं। परिवार में बार बार उनके ऊपर दबाव बनता है कि नहीं, हम लोगों को दिल्ली में ही घर बना करके रहना चाहिए, दिल्ली में ही मकान बना लेना चाहिए। लेकिन यशोधर बाबू कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं किशन दा के मार्ग पर चलता हूँ, मैं किशन दा को अपना आदर्श मानता हूँ। और वो कहा करते थे कि आदमी को घर तो मूर्ख बनाते हैं, होशियार उस घर में रहते हैं। जब सरकारी आवास मिला हुआ है तो जब तक नौकरी है हमें सरकारी आवास में रहना चाहिए, और रिटायरमेंट होने के बाद हमको अपने पुश्तैनी मकान यानी गांव जाना चाहिए और उसी मकान में रहना चाहिए। जिस जन्मभूमि में हम पैदा हुए हैं वहीं हमें अंतिम शरण भी लेनी चाहिए, अंतिम सांस भी लेनी चाहिए। और किशन दा ने अपने जीवन में यही किया भी था कि वो जब तक रिटायरमेंट नहीं हुए अपने दिल्ली में रहे, सरकारी आवास में हुए, रिटायर हुए तो अपने गांव गए, अपने पुश्तैनी मकान में रहे। ये सच है कि वो बहुत दिन तक जी नहीं पाए और उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। लेकिन बावजूद इसके जो आदर्श उन्होंने छोड़ा था, उसी आदर्श को फॉलो, उसी आदर्श को पालन करना चाहते हैं यशोधर बाबू। लेकिन बच्चे उस आदर्श के एकदम विरोधी हैं। पत्नी भी उनकी बार बार उन पर बरसती हैं, उनको उलाहना देती हैं कि जब मेरा विवाह हुआ था, हम संयुक्त परिवार में आए थे, तो आपने एक मेरी न सुनी। आप परिवार में अपनी माता की, अपने और भाइयों की सुनते थे, मेरी नहीं सुनते थे। मुझे बहुत उपेक्षा मिली है परिवार में, इसीलिए मैं अब आपकी एक सुनने वाले नहीं हूँ। बुढ़ापे में वो बिल्कुल अपने को आधुनिक बना लेती हैं, मेकअप करती हैं, हाई हील की सैंडल पहनती हैं, खड़े खड़े कुछ भी खा लेती हैं और कुछ भी पहन लेती हैं, हाफ कट का ब्लाउज पहनती हैं। ये सारी चीज़ों को देख करके यशोधर बाबू उन्हें चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि बूढ़े मुँह मुहासे निकल रहे हैं तुम्हारे, और चटाई का लहंगा कहते हैं। ये सब तमाम बातें कह करके उनका उपहास करते हैं। उपहास का कारण यही है कि
तुम्हारी उम्र ये नहीं रह गई, तुम बुजुर्ग हो गई हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तुम बुजुर्ग की तरह नहीं रह रही हो, तुम्हारे अंदर आधुनिकीकरण हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ तुम जा रही हो। ये सारी चीज़ों को देख करके यशोधर बाबू को कुफ्त होता है, कष्ट होता है, और वो मानते हैं कि ये सब हाउ इम्प्रॉपर है, सब अनिर्णय की स्थिति है, और जो हुआ होगा ऐसी स्थिति में एक पूरी कहानी चल रही है, द्वंद्व चल रहा है कहानी के भीतर। और इसके बाद बच्चे भी उनके से सहमत नहीं हैं, बच्चे भी उनको बार बार दिल्ली में ही मकान बनाने की दबाव बनाते हैं कि आप रिटायर होने के बाद जो पैसा पाइए उससे दिल्ली में मकान बना करके रहिए, हम लोग यहीं रहेंगे, गांव नहीं जाएंगे। ये कहानी है, और यही आज घर घर की कहानी है, यही आज पूरे समाज का प्रतिबिंब बना हुआ है। इस प्रकार से यशोधर बाबू की पत्नी, यशोधर बाबू के बच्चे एक विचारधारा के हो गए हैं, और उसी परिवार में यशोधर बाबू किशनदा के आदर्शों पर चलने के कारण और भारतीय संस्कृति के पुराने मूल्यों के रास्ते पर चलने के कारण एकदम परिवार में हाशिए पर कर दिए गए हैं, किनारे कर दिए गए हैं। उनका कोई भी पूछ नहीं है, जबकि वो चाहते हैं कि नहीं, समाज में बुजुर्गों को इज्जत मिले। वो अपने बच्चों की तरक्की से थोड़ा भी दुखी नहीं हैं, लेकिन इस बात का उन्हें कष्ट है कि ऐसी तरक्की, ऐसा विकास किस काम का जो परिवार में अपनों से अपनों को दूर कर दे। ये समाज का और यही दुनिया का एक चरित्र है, जिसका एक दर्पण आप इस कहानी में सिल्वर वेडिंग में आप देख रहे थे कि दो पीढ़ियों के बीच कितनी दूरी और कितना अंतर आ रहा है, और इससे संयुक्त परिवार टूट करके एकाकी सिंगल फैमिली में चेंज हो रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है कि हम अकेले पेड़ के तूफान हैं। जब हमको दुख होता है, कोई कष्ट और विपत्ति हमारे ऊपर आती है, तो हमारे साथ कोई नहीं होता, हम अकेले ही इन सारी समस्याओं को झेलने के लिए विवश होते हैं। तो बच्चों, ये था इस कहानी का संदेश, और यहीं पर पाठ ही हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।